बच्चों, आज फिर से हम जीव विज्ञान जीवों में जनन आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली बार के सेशन में हम लोगों ने जीवों में जनन में हमने पढ़ा कि जनन क्या होता है, जनन के प्रकार कितने होते हैं और उन प्रकारों के विभेद भी हम लोगों ने जाना, जो कुछ इस प्रकार है। पहला था अलैंगिक जनन, दूसरा था लैंगिक जनन, और एक तीसरा होता है कायिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, हम लोगों ने अलैंगिक जनन के प्रकारों को पढ़ा, जिसमें था खंडीभवन फ्रेगमेंटेशन यानी बीजाणु जनन, मुकुलन, कलिका इत्यादि कई प्रकार के पार्ट इसके अंतर्गत थे। आज हम बच्चों पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन होता क्या है और यह किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लैंगिक जनन में लिंगों की आवश्यकता होती है। लिंग भेद यानी इस प्रकार की श्रेणी में ऐसे जीवधारी या वे जीवधारी होते हैं जो जिनमें दो प्रकार के भिन्न लिंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार के जीवधारी में दो लिंग भेद होते हैं, क्रमशः नर व मादा के रूप में, और यह नर व मादा के रूप में दोनों अलग अलग जीवधारी जो है, इनके नर जीवधारी के अंदर नर जनन अंग होते हैं और मादा जीवधारी के अंदर मादा जनन अंग होते हैं। क्रमशः इन्हीं जननांगों के द्वारा या इन्हीं जननांगों के परस्पर संयुग्मन से इस प्रकार का निषेचन होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा होगी एक ही जाति के दो भिन्न लिंग भेद वाले जीव, कोष्टक में हम नर व मादा लिख सकते हैं, के परस्पर संयुग्मन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यह लैंगिक जनन किन प्रकार के जीवधारियों में होता है? तो यह लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीवधारियों से लेकर कशेरुकी व अकशेरुकी सभी उच्च श्रेणी के जीवधारियों में प्रायः पाया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पेड़ पौधे भी हैं इसमें,
जंतु, पक्षी, जलीय जीवों में मछली, मेंढक आदि, आदि। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि लैंगिक जनन कैसे होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं पौधों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हम जान लेते हैं पौधों में लैंगिक जनन में पौधे के अंदर ही दो भाग होते हैं, यानी दो लिंग भेद होते हैं, क्रमशः नर व मादा के रूप में। अब जानते हैं पौधे में किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले किसी पौधे का पुष्प को समझेंगे कि पुष्प में वास्तव में इनमें पुष्प के अंदर किस प्रकार से नर व मादा का विभेदीकरण होता है। तो इसको समझने के लिए आप सभी के आसपास एक पुष्प पाया जाता होगा जिसे गुड़हल का पुष्प कहते हैं, सभी ने देखा होगा, और आसानी से वो देखने में या सुलभ होता है उसको देखना। हम गुड़हल के पुष्प का चित्र बनाकर अवलोकन करेंगे कि उसमें क्या है नर और क्या है मादा। बच्चों, गुड़हल के पुष्प के बिल्कुल बीच में एक रेड कलर की पतली सी नलिका निकली होती है और उस पर कुछ ऐसे बिल्कुल नारंगी कलर के दाने के रूप में ऐसे निकले होते हैं। ठीक है, अब अगर इन दानों को छोड़ दिया जाए तो यह जो पार्ट है यही पुष्प का मादा भाग है। यह पुष्प का मादा भाग है, यानी मादा जनन अंग भी कह सकते हैं इसको, जिसमें निम्न प्रकार के पार्ट डिवाइड है। सबसे ऊपरी पार्ट को हम कहते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में इसको स्टिग्मा कहते हैं। इस नली को कहते हैं वर्तिका नली। स्टाइल, यह जो नीचे का उभार वाला सिरा होता है इसको कहते हैं अंडाशय। ओवरी, इसके बीच में एक और लेयर होती है जिसको हम बीजांड कहते हैं। ये इसी का भाग होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर ही ओवा सेल्स होती हैं। इसके अंदर से अंडाणु कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से पुष्प का यह वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, यह पुष्प का भाग जो है वो मादा भाग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्प के नर भाग की। तो नर भाग, यह जो एक स्पाइक है और यहाँ ऐसे नारंगी रंग के लगे होते हैं। इस चीज को हम और फोकस करके देखते हैं। तो यह कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है।
ये जो स्पाइक्स होते हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब इसे कहते हैं परागकोश। परागकोश के अंदर जब हम इसको कट करके इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे आप घर में भिंडी देखते हैं, भिंडी को बीज से कट करते हैं, ठीक उसी प्रकार की यह संरचना दिखाई देती है और इसके अंदर डस्ट पार्टिकल के रूप में भरे रहते हैं। इसको कहते हैं परागकण। पुष्प का यह वाला हिस्सा जो होता है, यह पूरा हिस्सा जो है मिलाकर पुष्प का नर भाग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्प के नर भाग और मादा भाग से कैसे निषेचन होता है। तो आप सभी जानते होंगे, जब भी हम पुष्प खेतों में या फिर बगीचे में जाते हैं लेने के लिए तो उस पर डस्ट जो होते हैं वो हमारे हाथों पर लग जाते हैं, या खेतों में सरसों का अगर खेत है तो वहाँ पर जाते ही हमारे हाथ पर पीले पीले डस्ट पार्टिकल लग जाते हैं। दरअसल ये डस्ट पार्टिकल जो हैं यह हमारे पुष्प के नर भाग से निकलने वाले परागकण होते हैं। यही परागकण जो है नर जनन अंग में बनने वाले नर युग्मक होते हैं। इसी प्रकार से मादा भाग के अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। बीजांड के अंदर जो है छोटे छोटे चैम्बर होते हैं। इन चैम्बरों में अंडाणु कोशिका बनती है। यह अंडाणु कोशिका ही मादा युग्मक कहलाती है। अब इन दोनों के परस्पर संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब नर जनन अंग में परागकोश से बनता है परागकण। इस परागकण को हम नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक। अब मादा जनन अंग के अंडाशय बीजांड से अंडाणु कोशिका बनती है। यह अंडाणु कोशिका ही मादा युग्मक होता है, फीमेल गैमीट। नर व मादा के जो युग्मक होते हैं, इन दोनों युग्मक के परस्पर संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के दौरान दोनों युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। यही युग्मनज आगे चलकर विकसित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण आगे चलकर विकसित होकर बीज या नए जीव के रूप में विकसित होता है। ठीक है, यहाँ जब भी बीजांड के अंदर या परागकोश के अंदर परागकण या अंडाणु कोशिका बनती है, यह अंडाणु कोशिका या परागकण बनने की क्रिया दरअसल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, जिसके दौरान क्या होता है कि नर युग्मक व मादा युग्मक बनने में इनके गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आधी होने के दौरान
फिर क्या होता है, पुनः यन गुणसूत्र और यन गुणसूत्र मिलकर वापस से जुड़ते हैं और अपने मूल गुणसूत्रों की संख्या में वापस से आकर पूर्ण तरीके से विकसित होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कायिक जनन की। अब कायिक जनन क्या होता है? बच्चों, पौधों में कायिक जनन, कायिक का शाब्दिक अर्थ होता है काया से, और काया का अर्थ होता है शरीर। अर्थात इस प्रकार के जीव में इनके शरीर से ही या शरीर के किसी एक भाग से ही नए जीवधारी की उत्पत्ति या नए जीवधारी को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार के जनन को, जहाँ किसी जीवधारी के शरीर के किसी भाग से नए जीवधारी को या नए जीव को विकसित किया जा सके, इस प्रकार के जनन को हम कायिक जनन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कायिक जनन की परिभाषा पहले देख लेते हैं। इसमें जीवधारी के शरीर के किसी भाग से नए जीव को विकसित या तैयार करना, कायिक जनन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कायिक जनन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और मुख्य रूप से कायिक जनन किन भागों पर इस्तेमाल होता है। तो पौधों की बात करते हैं तो पौधों में कायिक जनन बेसिकली 3 तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला, लीफ अर्थात पत्ती। दूसरा, स्टेम अर्थात तना। तीसरा, रूट अर्थात जड़। तो पौधे के ये 3 जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इन 3 भागों से हम नए पौधे को तैयार कर सकते हैं जो कायिक जनन की श्रेणी में आता है। अब कायिक जनन मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, पहला है ए, प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक कायिक जनन को अंग्रेजी में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं
इसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है? इस प्रकार का जनन जिसमें पौधे के जड़, तने व पत्ती से स्वतः नए पौधे का प्रस्फुटन या अंकुरण होकर विकसित होना। ठीक है, अर्थात प्राकृतिक कायिक जनन वह जनन है जिसके दौरान पौधे के जड़, तने व पत्ती किसी भी भाग से अगर स्वतः ही नए पौधे का प्रस्फुटन या अंकुरण होकर वह अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित होता है, तो इस प्रकार का जनन प्राकृतिक कायिक जनन की श्रेणी में आता है। अब कृत्रिम कायिक जनन क्या है? कृत्रिम का मतलब होता है कि बाहरी माध्यम से जनन कराया जाना। तो इस प्रकार का जनन कृत्रिम कायिक जनन होता है, जिसमें मनुष्य या कोई और वाहक होता है जो अपनी इच्छा द्वारा इस प्रकार के जनन को कराया जाता है। सामान्यतः मनुष्य क्या करता है? अपनी इच्छा से नई नस्ल के पौधे को बनाने के लिए कृत्रिम कायिक जनन कराता है। इस विधि को हम यानी मनुष्य या किसी अन्य जीवधारी के द्वारा किसी जीवधारी के चिन्हित व इच्छित किए गए पौधे का अगर जनन कराया जाता है तो वह कृत्रिम कायिक जनन की श्रेणी में आता है। इसकी परिभाषा ये होगी, इस प्रकार के जनन में चयनित पौधे को इच्छानुसार उससे नए पौधे को विकसित कराना। ठीक है, इस प्रकार से जब इच्छानुसार हम किसी चयनित पौधे के से नए पौधे को विकसित कराते हैं, वो माध्यम कौन सा होगा विकसित कराने का? हम पौधे के अनुसार, अगर वो पौधा जड़ से नए पौधे को विकसित करने की क्षमता रखता है तो जड़ से, तना से हो सकता है तो तना से, या पत्ती के माध्यम से अगर उसमें नए पौधे को विकसित करने की क्षमता होती है तो हम पत्ती के माध्यम से ही उस पौधे को विकसित कराते हैं, उस पौधे से नए पौधे को विकसित कराते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह जो विधि होती है वो कृत्रिम कायिक जनन की श्रेणी में आती है। अब कृत्रिम कायिक जनन के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है बच्चों, ये कृत्रिम कायिक जनन है। कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के जनन आते हैं, जिसमें कटिंग, या जिसको हम कहते हैं कलम लगाना,
दूसरा है दाब विधि, तीसरा है गुटी लगाना, और चौथा है रोपण विधि। तो कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत मुख्य रूप से यह 4 प्रकार की विधियां आती हैं, जिसके द्वारा हम पौधे को, मातृ पौधे से नए संतति पौधे को हम इन विधियों के द्वारा निकालते हैं। एक बात और बच्चों, प्राकृतिक कायिक जनन में प्राकृतिक कायिक जनन, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। भूमिगत तने, तने अर्धवायवीय, तने और जड़, पत्ती व तने। पौधे के जड़ पत्ती सिर्फ रहेगा, सॉरी, जड़ व पत्ती। पौधे के यह 3 महत्वपूर्ण भाग के द्वारा जो है प्राकृतिक कायिक जनन होता है, जिसके अंतर्गत भूमिगत तने का कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जैसे यह बताना चाहेंगे हम आपको। भूमिगत तने के अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पर आता है पहला घन कंद, दूसरा आता है प्रकंद, तीसरा आता है सल्ककंद। ठीक है। घन कंद के अंतर्गत क्या आता है? आलू, प्रकंद के अंतर्गत बंडा या अरवी, सल्ककंद के अंतर्गत लहसुन, प्याज इत्यादि आते हैं। ठीक है बच्चों। आलू के सरफेस एरिया पर, सतह पर कलिकाएं निकलती हैं और इन्हीं कलिकाओं के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रकंद में भी और इसी प्रकार से सल्ककंद में। सल्ककंद की खासियत यह है कि इनके तनों पर पतले पतले सल्क के रूप में पत्तियों जैसी संरचनाएं एकत्रित होती हैं। यही मोटी और मांसल होकर खाने योग्य भाग बनाती हैं और इन्हीं से नए पौधे का विकास होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन के प्रकार, विधियों और उनके उदाहरणों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।